ओके बेटा, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं पीक पॉइंट ऑफ सीक्वेंस. अ नेचुरल नंबर m इज कॉल्ड अ पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस xn इफ xn इज लेस देन xm फॉर ऑल n ग्रेटर देन m. मतलब कि mth टर्म आपकी बड़ी आनी चाहिए हर एक xn से सच दैट n बड़ा हो m से. जैसे कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ है. तो ये मान लो ये फंक्शन की वैल्यू, या पहले चलो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ये छोड़ो, पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. मान लो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है. x1 पर फंक्शन की वैल्यू ये आई, x2 पर ये आई, x3 पर ये आई, 4 पर ये आ गई, 5 पर ये आ गई, ठीक है, 6 पर ये आ गई. उसके बाद सारी, उसके बाद वाली सारी इसके नीचे नहीं चाहिए, 8 9 10 11 जितनी भी है ना, इसके नीचे नहीं चाहिए. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये वाला पीक पॉइंट है कि नहीं है. मतलब 5 इज़ अ पीक पॉइंट और नॉट. 5 पीक पॉइंट बेटा तब बनेगा जब x5 वाली टर्म बाद वाली सारी टर्म से बड़ी होगी. तो यस, बाद वाली सारी टर्म से x5 बड़ी है, हेंस आप बोलोगे 5 इज़ अ पीक पॉइंट. ठीक है. अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है m पीक पॉइंट तब बनेगा, m पीक पॉइंट तब बनेगा जब xm बड़ा होगा xn से. वेयर n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए ग्रेटर देन m. ठीक है. n मतलब 6 7 8 9 10, m से बड़े हैं ना सारे, m यहाँ पर 5 है, 5 से बड़ा क्या क्या है, 6 7 8 9 10. वो सारी टर्म्स, वो सारे xn xm से छोटे होने चाहिए. देखो यहाँ छोटे हैं, हेंस यहाँ पर आप बोलोगे 5 इज़ अ पीक पॉइंट. ठीक है. तो ये हो गया पीक पॉइंट की डेफिनेशन. आपको इसी तरह से डेफिनेशन याद करनी है कि कोई नेचुरल नंबर m पीक पॉइंट तब बनता है सीक्वेंस का जब xn लेस देन हो xm फॉर ऑल n ग्रेटर देन m. ठीक है. ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, थ्योरम्स में हमने यूज़ करनी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस 1/n. 1/n अगर आप सीक्वेंस लोगे तो हर एक नेचुरल नंबर पीक पॉइंट बनेगा. क्यों बनेगा बेटा, क्योंकि पहली टर्म जो है वो आगे आने वाली सभी टर्म से बड़ी होगी. क्योंकि पहली टर्म बेटा इसमें होती है 1, फिर होती है 1/2, फिर होती है 1/3, 1/4, ऐसे टर्म्स होती है ना, 1/5 सोन. तो आप देख रहे हैं पहली टर्म बाद वाली सभी टर्म से बड़ी है. ऐसी 2 इज़ ऑल्सो पीक पॉइंट. 2 इज़ ऑल्सो पीक पॉइंट बिकॉज सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन बाद वाली सारी टर्म से. 3 इज़ ऑल्सो पीक पॉइंट बिकॉज थर्ड टर्म आगे आने वाली सभी टर्म से बड़ी है. सो बेसिकली इफ़ यू नीड टू चेक वेदर द पॉइंट इज़ अ पीक पॉइंट और नॉट, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म देखो. 3 को चेक कर रहे हैं कि पीक पॉइंट है कि नहीं है, थर्ड टर्म देखो, उसके बाद वाली सारी टर्म्स थर्ड टर्म से छोटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली छोटी होनी चाहिए, तो वो पीक पॉइंट बन जाता है. ठीक है. तो इस सीक्वेंस में 1/n सीक्वेंस में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स पीक पॉइंट बन रहे हैं. ठीक है. यही बेटा अगर आप बात करें कोई भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, उसमें हर एक पॉइंट पीक पॉइंट बनेगा बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि उसके बाद वाली हर एक टर्म के बाद वाली टर्म्स उससे छोटी होंगी. जैसे कि ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस था. ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है. पहली m टर्म्स यहाँ से लेनी है, मतलब पहली टर्म बनेगी 1, फिर बनेगी 1/2 1/3 सोन अप टू mth टर्म बनेगी 1/m. फिर उसके बाद m से बड़ी टर्म्स के लिए -1, मतलब उसके बाद वाला -1 -1 -1 -1 सोन. तो इसका चेक करना है आपने कि पीक पॉइंट कौन कौन से हैं. तो ये 1 2 3, ये mth टर्म, ये m+1th टर्म, ये m+2th टर्म, ऐसे सोन. लेट्स चेक वेदर 1 इज़ अ पीक पॉइंट और नॉट. 1 के बाद वाली सारी टर्म्स के 1 से स्मॉल है, येस, सो 1 इज़ अ पीक पॉइंट. 2 के बाद वाली सारी टर्म्स उससे छोटी हैं, येस. 3 के बाद वाली सारी टर्म्स उससे छोटी हैं, येस. m के बाद वाली सारी टर्म्स mth टर्म से छोटी हैं, येस. m+1th की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बाद वाली टर्म्स इससे छोटी हैं, नहीं, इक्वल है. मतलब ये पीक पॉइंट नहीं है, ये भी पीक पॉइंट नहीं है, सोन. तो कितने पीक पॉइंट हैं 1 से लेके m तक. तो कितने पीक पॉइंट आए, फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स. एग्जैक्टली कितने आए, m पीक पॉइंट्स आए. ठीक है. यही बेटा अगर आपने सीक्वेंस लिया होता xn = n², इसका कोई भी पीक पॉइंट नहीं आता. इनफैक्ट कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस का कभी भी पीक पॉइंट नहीं आता, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कभी भी एक टर्म के बाद वाली टर्म्स उससे लेस नहीं होती. तो इट मीन्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कभी भी कोई पॉइंट पीक पॉइंट नहीं बनेगा. ठीक है. एक सीक्वेंस में हैव नो पीक पॉइंट. हो सकता है कि सीक्वेंस का कोई भी पीक पॉइंट ना हो
हो सकता है कि उसके फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हो, और ये भी हो सकता है कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हो। उसके 3 एग्जांपल्स मैंने करवा दिए। पहले मैंने करवाया फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स, नो पीक पॉइंट। ठीक है, ये लाइनें याद रखने वाली है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स, और अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो नो पीक पॉइंट, राइट। तो ये तीनों एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम्पल। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 28 है, जिसमें आपको प्रूव करना है कि एवरी सीक्वेंस कंटेन्स अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। कल हमने सब सीक्वेंसेस डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हर एक सीक्वेंस का मोनोटोन सब सीक्वेंस होता है। 3 केसेस में हम डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हैं, सीक्वेंस के फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हैं, या फिर सीक्वेंस का कोई भी पीक पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। मान लो किसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हैं, n1 n2 n3 सोन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स सच दैट n1 इज लेस देन n2। इनको अरेंजमेंट कर ली। देयरफॉर xn1 xn2 xn3, या बोल सकते हैं xn के सब सीक्वेंस बन गया। इनके कॉरस्पॉन्डिंग वाली टर्म्स जो लेंगे वो वाली मिलके सब सीक्वेंस बना देगा xn का। बिकॉज n1 इज़ अ पीक पॉइंट, ये सारे पीक पॉइंट थे ना, n1 इज़ अ पीक पॉइंट एंड n2 बड़ा है n1 से। तो हमने पढ़ा था ना कि पीक पॉइंट वो तभी बनता है जब वो वाली टर्म बड़ी हो बाद वाली टर्म से, मतलब xn1 बड़ा होगा xn2 से। सिमिलरली n2 पीक पॉइंट है, तो फिर n2 बड़ा, n2 वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए xn3 से। तो आप इनको मिला दो तो आपके पास आ जाएगा xn1 बड़ा है xn2 से, xn2 बड़ा है xn3 से। ऐसे प्रोसीड करते जाना, आके आपके पास ये बन जाएगा किस तरह का सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, क्योंकि पहली टर्म बड़ी है फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। तो आपके पास आ गया मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ठीक है, यही आपको बेटा अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स लिए होंगे, लेट m1 m2 m3 mp be the peak points of xn। ठीक है, लेट n1 बी अ नेचुरल नंबर स्ट्रिक्टली। अब मान लो ये फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स है, n1 कोई भी नेचुरल नंबर है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ईच ऑफ दिस, इन सब से स्ट्रिक्टली बड़ा। बिकॉज ये पीक पॉइंट नहीं है, इट मीन्स एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर होगा n2 जो n1 से बड़ा है, सच दैट xn2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू xn1। मैंने पीक पॉइंट कहा नहीं है, नहीं है का मतलब पीक पॉइंट की जो डेफिनेशन थी उससे उल्टा करना है आपने। पीक पॉइंट की डेफिनेशन में आपने कहा था कि xm बड़ा होगा xn से फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, यहाँ पर आप कह रहे हो कि n1 पीक पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर m पीक पॉइंट था। n1 अगर पीक पॉइंट नहीं है मतलब कि एक नेचुरल नंबर, हमेशा याद रखना फॉर ऑल का जब आपने उल्टा लिखना हो, क्योंकि यहाँ पर आप डेफिनेशन ऑपोजिट बना रहे हो, तो फॉर ऑल का आप लिखोगे उल्टा देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल का मतलब हर एक के लिए रिजल्ट होल्ड होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं रिजल्ट नहीं होल्ड हो रहा तो हम ये नहीं कहेंगे कि सभी के लिए रिजल्ट नहीं होल्ड हो रहा। रिजल्ट नहीं होल्ड हो रहा मतलब कोई एक एलिमेंट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई एक एलिमेंट से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n2। n2 ऐसा नंबर है बेटा जो बड़ा है n1 से, n2 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ लिखा हुआ देखो n2 जो है वो n1 से बड़ा है। ठीक है, बट अब यहाँ पर आपने कहा था कि n बड़ा है m से, तो उल्टा हो गया था ना n और m में रिलेशन, xm बढ़ गया था xn से। यहाँ रिलेशन उल्टा लिखना है, मतलब आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। n2 ग्रेटर देन n1 सच दैट xn2 ग्रेटर देन इक्वल टू xn1। क्योंकि बेटा ये पीक पॉइंट नहीं है ना, मतलब उसके बाद वाली टर्म कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होगी जो उससे या फिर इक्वल होगी या फिर बड़ी होगी। सो अगेन n2 भी पीक पॉइंट नहीं है, तो सेम डेफिनेशन आपने इस पर रिपीट कर देनी है। तो आपके पास अगेन एक टर्म आ जाएगी xn3 सच दैट xn2 से वो बड़ी होगी या इक्वल होगी ना। इसी तरह से प्रोसीड करते रहोगे बेटा, आपको मिल जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, सब सीक्वेंस मिल जाएगा ये आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ऐसे बेटा थर्ड केस है जिसमें आपको दिया हुआ है कोई भी पीक पॉइंट नहीं है इसका सीक्वेंस का, तो आप शुरुआत कर लो। कोई भी पीक पॉइंट नहीं है मतलब कोई भी आप नेचुरल नंबर लो वो पीक पॉइंट नहीं बनेगा। लेट अस से कि 1 ले लेते हैं हम, 1 भी पीक पॉइंट नहीं बनेगा। अब आपने ऊपर वाला प्रूफ रिपीट कर देना है, 1 को n1 कॉल करो एंड n1 से वही सेम ऊपर वाला प्रूफ रिपीट कर दो, तो आपके पास बन जाएगा एक सब सीक्वेंस जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा।
ठीक है बेटा, ये तीनों केसेस में हमने मोनोटोनिक सब सीक्वेंसेस ढूंढ के दिखा दिए। हैंस यू कैन से एवरी सीक्वेंस कंटेन्स अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। इसकी बेटा क्रॉलरी है बोल्ज़ैनो-विस्ट्रेस थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। इसका प्रूफ वैसे तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए, चलो फिर भी मैं हिंट दे देती हूँ। सीक्वेंस का, हर एक सीक्वेंस का मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होता है। अब सीक्वेंस अगर खुद बाउंडेड है तो उसका सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। सब सीक्वेंस बाउंडेड भी हो गया, मोनोटोनिक भी हो गया, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब बाउंडेड भी हो गया, मोनोटोनिक भी हो गया, तो वो क्या होता है? कन्वर्जेंट। हैंस उसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट बन जाएगा। और अगर बोल्ज़ैनो-विस्ट्रेस थ्योरम ज़्यादा नंबरों में आएगी तो आपको आर्टिकल नंबर 28 का प्रूफ भी देना होगा। उसके बाद ये आप पढ़ लेना, वही लिखा हुआ जो मैंने बोला है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, यू कैन आस्क मी इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप।